बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो सीरीज़ है उसके बारे में आज तफसीली हम गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान टीम जो है वो तैयार है सीरीज़ को बराबर करने के लिए। एडलेड ओवल का मैदान है, यहाँ पर थोड़े से डायनामिक्स डिफरेंट हो जाते हैं। यहाँ के स्टैट्स के बारे में भी आपको मैं ज़रूर आगाह करूँगा कि यहाँ पर थोड़ा सा ज़रा रन स्कोरिंग जो है वो ग्राउंड इसको कंसिडर किया जाता है। डायमेंशंस फिर भी थोड़ी सी हमारे लिए डिफरेंट हैं, लेकिन जब आप पिच की बात करते हैं तो थोड़ी सी साजगार है बैटर्स के लिए। तो इस बारे में पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होगी, इस बारे में ज़रूर आपको आगाह करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि टीम ने प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा लिया है, कुछ तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अब यही देखना है कि पाकिस्तान टीम जो है वो किस हिकमत अमली के साथ ग्राउंड में उतरेगी, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उन्होंने तीसरे वनडे इंटरनेशनल के लिए अपनी सारी साइड चेंज कर दी है। उन्होंने साथ ही साथ अपना कप्तान भी बदला है। T20 सीरीज़ में भी वो अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट करा रहे हैं। तो लगता यही है कि उनका प्लान है कि कल सीरीज़ को जो है बाकायदा तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन हमारे पास एक भरपूर मौका है। मुझे लगता है कि पहले वनडे इंटरनेशनल के बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट है, हम बहुत ही बेहतरीन एक मोड में नज़र आ रहे हैं। और लगता यही है कि मोहम्मद रिजवान अपनी कप्तानी को एंजॉय कर रहे हैं। उनका पहला ये टास्क था, ये पहली सीरीज़ है बतौर पाकिस्तान के नए वाइट बॉल फॉर्मेट के कप्तान। तो लगता यही है कि इंशाल्लाह ताला ये मैच हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अगर हमारे बैटर्स कुछ रन्स करते हैं, बॉलर्स ऑलरेडी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस मैच को अपने नाम करके सीरीज़ बराबर करेंगे और फिर जो तीसरा वनडे इंटरनेशनल है वहाँ तक सीरीज़ को ज़रूर लेकर जाएंगे। तो इस बारे में आपसे बात करेंगे। उसके बाद जॉश इंग्लिस, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि उनको आखिरी वनडे के लिए और T20 सीरीज़ के लिए कप्तान मुकर्रर किया गया है, इम्पैक्ट प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फेज़ होगा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए वो कैसे कप्तानी करते हैं। उसके बाद आपसे बात करनी है ICC की नई टेस्ट रैंकिंग्स के बारे में, जहाँ पर मुख्तलिफ तब्दीलियाँ हुई हैं, उनसे भी आपको आगाह करेंगे। और उसके बाद आपसे बात करेंगे मोहम्मद हुरैरा, जिनको श्रीलंका ए के खिलाफ कप्तान मुकर्रर किया गया है वाइट बॉल और रेड बॉल के लिए। ये तमाम मैचेस जो हैं वो पिंडी स्टेडियम में खेले जाएंगे। इस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करेंगे। सीरीज़ अगले ही हफ्ते शुरू होने जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है कि पाथवे ऑफ क्रिकेट बड़ा डिफाइन हो गया है। साथ ही साथ अंडर-19 टीम जो है वो एक ट्राई सीरीज़ में हिस्सा ले रही है, जिसमें UAE अंडर-19 और अफगानिस्तान अंडर-19 भी शामिल हैं। तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट है और इसको हम ज़रूर तफसील में डिस्कस करेंगे। तो मेहमानों से आपका तारुफ कराता हूँ। सबसे पहले हम स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट हैं जनाब मलिक खुर्रम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करें। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट काशिफ मजीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आप भी हमें ज्वाइन करें। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और तज्जियाकार जनाब जावेद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आप भी हमें ज्वाइन करें। तो आगाज़ इसी सीरीज़ से करना है। खुर्रम, अगर अब हम एडलेड की ग्राउंड की बात करें तो थोड़ा सा ज़रा बैटर्स के लिए साजगार माना जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, डायमेंशंस हमारे लिए अभी भी मुश्किल है। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि पहले मैच के बाद आप उस एनर्जी को कैसे गेज कर रहे हैं, जो अब ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट होगा, जो कॉन्फिडेंस होगा जो इन तमाम लड़कों के पास है, क्योंकि बहुत ही क्लोज लेकर गए पहला मैच। देखें, सबसे पहले आपको पता है कि पाकिस्तान की टीम काफ़ी ज़्यादा जेल है और स्पेशली जो लास्ट मैच हुआ उसमें काफ़ी अच्छी देखें परफॉर्मेंस हुई। हालांकि नेल बाइटिंग मैच हुआ, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा, पाकिस्तान फिनिश नहीं कर पाया। हालांकि देखा जाए ओवरऑल पाकिस्तान के बॉलर्स ने बहुत अच्छा बॉलिंग की। अगर थोड़ा सा कैप्टनशिप के हवाले से देखें, अगर वो बॉलर्स को शॉर्ट स्पेल्स में यूटिलाइज़ करते तो थोड़ा अच्छा भी रहता, क्योंकि पता है आपको वहाँ इंजरी भी हुई, खासकर नसीम शाह के हवाले से। वहाँ का आपको पता है कि सर्फेस जो थोड़ा हार्ड होता है, वहाँ स्ट्रेंथ वगैरह ज़्यादा होती है। और आपने जो ऑस्ट्रेलियंस को देखा है तो जिस तरह से लोड मैनेजमेंट होता है, छोटे छोटे स्पेच में 3 और 4 ओवर्स कराते हैं, फिर वो चेंज करते हैं। और पाकिस्तान के जो 5 से 6 ओवर का वो स्पेल करा रहे थे, जिसकी वजह से इंजरी वगैरह हुई। आपको पता है ज़्यादातर वहाँ पे नी इंजरी ज़्यादा होती हैं और बैक इंजरी होती है, फिर ये थोड़ी सी प्रोलॉन्ग हो जाती है। आपको पता, खाली आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखना है। इन फ्यूचर आपको पता है कि ट्राई नेशन सीरीज़ भी है, फिर आपकी चैम्पियन जो है अब है यहाँ पर ट्रॉफी भी है पाकिस्तान में आ रही, बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर जहाँ तक टीम के हवाले से, टीम के अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। कल के जहाँ तक मैच के हवाले से आपको पता है कि वहाँ के स्पेशल स्पिनर्स को ज़रूर इंडक्ट किया जाएगा अरफात मिनाज के हवाले से, और थोड़ा सा रेस्ट दिया जाएगा नसीम शाह को, क्योंकि हसनैन बहुत अच्छे फॉर्म में नज़र आए। आपको पता है कि काफ़ी अर्से के बाद टीम के साथ वापस आए हैं और रिसेंटली डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और एक अच्छा प्रोस्पेक्ट भी है। अच्छा, ये आपने इंटरेस्टिंग बात कर दी अरफात वली। मैं यही सोचता हूँ कि हमारे ज़्यादातर डेब्यू ऑस्ट्रेलिया में ही जाके क्यों होते हैं। बड़ा डिफिकल्ट होता है कि यंगस्टर के लिए भी कि एक टूर डाउन अंडर में वो एकदम से डेब्यू करने लगे हैं पाकिस्तान के। देखें, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि आपको पता है कि बहुत बड़ा टूर होता है, स्पेशली ऑस्ट्रेलियन जब भी पाकिस्तान जाता है। और काफ़ी अरसे से जो पाकिस्तान वहाँ पे वेट कर रहा है कि पाकिस्तान वहाँ एक सक्सेस हासिल करके आया। अब वर्ल्ड कप में एक अच्छी यादें थी, अनफॉर्चुनेट रहा पाकिस्तान फिनिश नहीं कर पाया। फिर टेस्ट सीरीज़ में ही पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त हुई और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस। हालांकि बिफोर लिविंग ऑस्ट्रेलिया जो है काफ़ी ज़्यादा वो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि जिस तरह टीम बनाई गई है तो इस तरह से अप टू द मार्क टीम नहीं है और वहाँ जाके काफ़ी वन साइडेड मैच होंगे। और पाकिस्तान ने उसको टोटली ही अपोजिट किया है
और जाके बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है अभी तक। बिल्कुल ऐसे ही है। काशिफ, आप कैसे देख रहे हैं? अगर तो अरफात डेब्यू करने लगे एक स्पिनर को डालना, या फिर अब वो हिकमत अमली थोड़ी सी यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी? सिर्फ ऐसे नहीं है कि हमारे लिए साजगार है, उनके लिए तो खैर ज़्यादा ही साजगार है बैटिंग के लिए। तो किस हिकमत अमली के साथ अब इस वनडे में जाना चाहिए? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ जब भी मुकाबला होगा ना, तो बड़ा ईंट पत्थर वाला जवाब होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ये सोचें कि हम डिफेंसिव माइंडसेट के साथ ऑस्ट्रेलिया से खेलें और जीत जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। और अगर ऑस्ट्रेलिया को जीतना है तो फिर मोस्ट प्रोबेबली हमारी जो टीम है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो लोग एंजॉय करें फील्ड में रहते हुए और एग्रेशन के साथ नजर आए। हम बहुत अरसे से लफ्ज़ इंटेंट सुनते चले आ रहे हैं। इंटेंट ये नहीं है कि हम अल्ट्रा अग्रेसिव मोड में चले जाएं और इंडिया बन के 3-0 हार जाएं। एग्रेशन ये है कि हमें जो चीज़ आती है हम उसको अप्लाई करें, उसको अप्लाई करते हुए झिझके मत। अगर हम अपनी डोमेस्टिक में स्वीप मार रहे हैं तो हमने स्वीप मारना है बिकॉज ये हमारी शॉट है। हाँ, ये ज़रूर देखना है कि विकेट का बाउंस कैसा है, वेरिएशंस कैसी हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम अपनी शॉट्स को रोक लें, ना खेलें और उसके बाद ये तसव्वुर करेंगे कि हम वहाँ पर बहुत अच्छा खेलेंगे। ऐसा नहीं होने जा रहा। सो मुझे पहले मैच की जो अच्छाई नज़र आती है, अगेन पाकिस्तान का बॉलिंग यूनिट अच्छा खेला, लेकिन ये बात कहते हुए अहमद, ये बड़ा ज़रूरी है कि वो विकेट भी बॉलर्स के लिए साजगार थी। हम नहीं अच्छा खेले, वो भी बहुत अच्छा खेले, उनके बॉलर्स ने भी हमें रिस्ट्रिक्ट किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक्स्ट्रॉर्डनरी खेले। हाँ, सिर्फ एक चीज़ अच्छी नज़र आई उस पूरी टीम में कि मैच खेलते हुए कामरान गुलाम अगर सिलेज कर रहे हैं पैट कमिंस को, तो इसका मतलब ये कि हम एंजॉय कर रहे हैं। कामरान को तो बनता था, वो कमेंट्री में भी इतने स्लेज हो चुके थे कि बनता था उनका कुछ। आई गेस मुझे ये लगता है कि शायद कामरान ने वो बदले सारे फिर फील्ड में लिए और आई गेस ये ऑस्ट्रेलिया में तो ये होगा, ये उनका कह लिए कल्चर भी है। एक अरसे से हम दे रहे हैं कि जो स्लेजिंग का लफ्ज़ मुझे लगता है कि ईजाद भी वहीं पे हुआ था या दरियाफ्त भी वहीं पे हुआ था। सो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट का ये एक तरह इम्तियाज़ है कि उन्होंने ऐसे ही खेलना है और मोस्ट प्रोबेबली मुझे भी ये नज़र आता है कि अगर उनसे मैच टू मैच जाना है तो हमें भी फिर ऐसे ही 2-4 कामरान गुलाम और भी चाहिए टीम में। बिल्कुल, मुझे वो साइम वाली बात याद आती है जब वो अपने पहले टूर पे थे तो उन्होंने किस तरह से स्टार्क को आंखें दिखाने की कोशिश की और दूसरी गेंद पर अब्दुल्ला शफीक आउट होकर तो वापस चले गए। तो स्टार्क ने मुड़ के देखा तो साइम यूब कहते मैंने मुंह उस तरफ कर लिया कि मैं कह रहा था मैं क्या बात करूं। लेकिन काशिफ, टेक्निकली अगर एज अ बैटर आप इसको एनालाइज करें कि हम बड़ा कॉमन होता है कि अगर आप स्विंग निगोशिएट करनी हो तो आप क्रीज से 1-2 कदम आगे आकर खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पर जिस तरह का बाउंस होता है, आपको गुड लेंथ से ऐसा राइज हो रहा होता है। कामरान गुलाम को भी मेरे ख्याल से सबसे ज़बरदस्त बॉल मैच की वही पड़ी थी, वो वेरी डिफिकल्ट। लेकिन फिर एज अ बैटर इसको निगोशिएट कैसे करना है, ऐसे बाउंस को और ऐसी स्विंग को? स्टांस में खड़े होकर ना हमें एक चीज़ जो बताई गई, समझाई गई डोमेस्टिक में, स्टांस में खड़े होते हुए अपने जो बैट पकड़ने की पोजीशन है ना, आप उसको ऊपर कर लेते हैं, बाकी रिमेन्स द सेम। सो उससे ये क्या होता है कि आप खुद एडजस्ट कर लेते हैं कि जहाँ पे आप खेल कर आए हैं या जो आपका स्टांस नेचुरली डेवलप हुआ है जिन पिचेस पे, वहाँ पे कितने इंचेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी बाउंस आता है और यहाँ पे कितना बाउंस आता है, उस बाउंस को अपनी इस सिंपल बैट पोजीशन पे आप एडजस्ट कर लेते हैं। एक छोटा सा टेक्निकल सा फ्लॉ कह लीजिए, ये टेक्निकली एक चीज़ होती है कि हम वहीं पे उसी स्टांस के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। अगर मजीद डेप्थ में जाएँ तो मार्नस लाबुशेन का इंटरव्यू बहुत ज़बरदस्त है कि वो एक ही कोकोबुरा ब्रांड के साथ खेलते हैं बल्ले का, और उसमें उन्होंने वेट डिवीजन की हुई है बैट में कि जब वो इंडिया जाएंगे या सब कॉन्टिनेंट जाएंगे तो वो बॉटम हैवी कर लेंगे, गेंद ने ऊपर नहीं आना। किसी और सरफेस पे जाएंगे तो बैलेंस बल्ला ले लेंगे। ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो टॉप हैवी कर लेंगे बिकॉज बॉल ने ऊपर आके लगना है। इंग्लैंड जाएंगे स्विंग खेलनी है तो बैलेंस बल्ला, ये भी बहुत सारे प्लेस करते हैं, बहुत सारी नेटिग्रिटीज होती हैं। बट एज अ बैटर मुझे ये फील होता है कि जहाँ पे हम खेलने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और बाउंस है, तो सिर्फ एज अ बैटर सिर्फ मैं अपनी जो बैट पकड़ के जब स्टांस में खड़ा होता हूँ तो मैं ये कोशिश करता हूँ अपनी थोड़ी सी एल्बो को बेंड करके बल्ला ऊपर कर लूँ और मोस्ट प्रॉब्ली उस तरह एडजस्ट हो जाता है। और ये सिर्फ मैं नहीं, ये सीखी हुई बात जो है वो रोहित शर्मा से भी है, गो के मैं नाम नहीं लेना चाहता जो परफॉर्मेंस रही है, बट ये इसी अंदाज से एडजस्टमेंट है। इसलिए भी बात लंबी हो गई, इसलिए भी क्योंकि हमने ये भी देखना है कि हमारी अपनी बॉडी की हाइट कितनी है। रोहित शर्मा 5'7", 5'9" के आसपास हैं, तो उनको एडजस्ट करना है। कामरान गुलाम को जो बॉल आप कह रहे हैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मोस्टली शान मसूद की वो चेस्ट तक आता है, वो पुल वाला बॉल। तो ये भी एज अ बैटर आपने एडजस्ट करना है कि जिस सरफेस पे चले गए वहाँ आपकी हाइट के डायनामिक्स कैसे। बिल्कुल ऐसे ही है जावेद। आखिरी बार जब पाकिस्तान के पास एक विकेट कीपर कप्तान था तो बड़ा एक अच्छा एरा चला, 11 कंसेक्यूटिव T20 सीरीज जीते, चैंपियंस ट्रॉफी आपने अपने नाम की सरफराज के अंडर।
तो एक विकेट कीपर कप्तान का पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो है ना एक अच्छा टेन्योर रहता है जी। तो इसको आप कैसे रिजवान का एक टेन्योर देख रहे हैं? तो खैर एक साइडलाइन पर बात है, लेकिन ओवरऑल जो अगर आप विजिबल एक होता है ना एक विजुअल पर्सपेक्टिव से आप चीज़ें देख रहे होते हैं तो बड़े अच्छे साइंस नज़र आ रहे थे, क्रिकेट इन्जॉय कर रहे थे सारे, हारिस का एग्रेशन बड़ा ज़बरदस्त था, आपस में सब एक एनर्जी नज़र आ रही थी। तो इस विजुअल पर्सपेक्टिव को देखते हुए फिर दूसरे वनडे में अब हम जा रहे हैं, पता है सीरीज़ बराबर करनी है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए एज ए विकेट कीपर बहुत सारे और भी कैप्टन गुजरे हैं। आपने सरफराज अहमद की बात की, अंडर 19 से भी वो एज ए कैप्टन उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को चैंपियन बनवाया। फिर डोमेस्टिक में भी अपने जो डिफरेंट जो हमारा फार्मेट तीनों फार्मेट है उसमें भी वैसे थे विकेट कीपर कैप्टन जो है वो नुमाइंदगी कर चुके हैं और लास्ट 2022-23 में उन्होंने अपने रीजन को चैंपियन बनवाया था। कीपर के पास मैं ये समझूंगा वैसे थे विकेट कीपर के, उसके बाद 80 to 90% जो ग्राउंड के व्यू होता है, ठीक है, फील्डिंग पोजीशन उनको क्लियर होती है सिवाय डीप फाइन और थर्ड मैन, ठीक है, वो भी साथ साथ वक्त चेंज करता रहता है, लेकिन फिर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उस पर जो एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है कप्तानी का। वैसे भी वो कप्तान ही होता है कि अगर आप देखें कि फील्ड पोजीशन हर फील्डर को साथ लेके चल कर उसको एक्टिव रखना, 30 यार्ड के फील्डर को या 30 यार्ड से बाहर जो फील्डर है विकेट, वैसे ही तो विकेट कीपर मेरा भी ये काम है, मैं भी अपने कप्तान को चाहे बैकअप करता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं फिर कई जगहों पर फील्डिंग भी एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। कीपर का बहुत शार्प माइंड होना, फिर अपनी ड्यूटी उसको पता है कि अब जिस तरह सरफराज ने निभाई है, उनकी अपनी परफॉर्मेंस बैट से अच्छी नहीं थी, लेकिन कीपिंग और कैप्टनसी में उनका जो उनके पास स्क्वाड था या उनके पास जो प्लेइंग 11 होती थी उसको यूटिलाइज करना जानते थे कि मुझे किसको कब खिलाना चाहिए, कब किसकी मुझे ज़रूरत है, किसमें कितनी एबिलिटी है, ठीक है, और मुझे खुद कहाँ पर स्टैंड करना चाहिए। जब उन पर तनकीद होना शुरू हो गई थी तो उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट था कि सरफराज अहमद की अपनी बैटिंग से परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, ग्लव्स का बात किसी ने नहीं की थी, कैप्टनसी पे किसी ने कोई दोहराए कोई बात नहीं थी, क्योंकि उन्होंने डिलीवर किया था। सबसे बड़ा जो था वो चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल था जो कि पाकिस्तान पहली दफ़ा जीता था। पाकिस्तान ने पहली मरतबा फाइनल में एक बड़ा टारगेट सेट करके मुखालिफ टीम को जो रिवायती हरीफ है उसको शिकस्त दी थी, और आईसीसी टाइटल जो है वो सरफराज अहमद है, दूसरा, पहला जो था वो अंडर 19, दूसरा फिर वो जीता, और 11 रिकॉर्ड अभी तक सरफराज का है। लेकिन ये चीज़ें एक्सपीरियंस अगर देखा जाए रिजवान के पास भी, मोहम्मद रिजवान के पास भी, डोमेस्टिक में भी वो कप्तानी कर चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा की टीम की। फिर पीएसएल की बात करें तो जब से वो कराची से मुल्तान सुल्तान में आए, और आने से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले अनाउंस हुआ, खुरम भाई को भी याद होगा, आप सबको भी याद होगा, काशिफ भी, कि 2-3 दिन पहले अचानक शान मसूद के नाम के हटाकर उनको कप्तान बनाया गया। और उन्होंने हर खिलाड़ी को, यहाँ तक आप इत्तेफाक करें, खुशदिल शाह से उन्होंने बैटिंग भी करवाई थी, बॉलिंग भी करवाई थी, फील्डिंग में भी उन्होंने बड़े अच्छे, लेकिन आखिरी जो 2 फाइनल वो हारे वो शायद खुशदिल शाह की बैड लक थी और जमान खान की गुड लक थी, जिसकी वजह से वो जीते थे। तो कीपर का डेफिनेटली बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन अब रिजवान पर जाहिर है एक बड़ी आते सारी पहली सीरीज ही, पहली असाइनमेंट ही बहुत बड़ी है ऑस्ट्रेलिया चाहे वो डेब्यू की बात करें या किसी भी कप्तान के इम्तिहान लेना हो तो ऑस्ट्रेलिया भेज दो, इंग्लैंड भेज दो, न्यूजीलैंड। अच्छा, हम आईसीसी का इंडिकेटर कहते थे कि जब आईसीसी की कोई टूर्नामेंट आने लगे तो कुछ ऐसी तब्दीलियां मुतवक्किल होती है। मेरे ख्याल से अब ऑस्ट्रेलिया के टूर को भी इंडिकेटर बना लें कि जब ऑस्ट्रेलिया का टूर आने लगा या तो कोई डेब्यू हो रहा है या कप्तान चेंज हो रहा है, तो ये भी है। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे लग रहा था आप जब सारी बातें कर रहे थे बहैसियत खुद एक विकेट कीपर, तो काशिफ जो है वो तरदीद ना कर दें कहीं कि नहीं हम मुझे बड़ी हैरानी हुई, ये जितनी संजीदगी से बातें कर रहे थे ना, अगर उससे आधी संजीदगी से विकेट कीपिंग खुद भी कर लें तो अहमद आपके पंजा हो जाना था। मतलब आपका 5-4 जो है ना वो ये भाई साहब ने जिसने ड्रॉप किया था, सो ये आई विश हो जाता है, इनसाइड एज था, दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। मैं तो अभी भी आपसे और कप्तान सैयद आसिम रजा से ये दरख्वास्त करूंगा कि के आसिफ अहमद को ट्राई किया जाए नहीं, बिल्कुल, एज अ न्यू विकेट कीपर। नहीं, मैं मेरी खुद भी जाती ख्वाहिश है कुछ चीज़ें शायद बदली जाएं, बट खुरम ऑस्ट्रेलिया की बात अगर करें, पैट कमिंस ने बड़े शानदार तरीके से कप्तानी की है क्रॉस फॉर्मेट्स, और मेरे ख्याल से सक्सेस रेशो तो है ही। जो एक ओवरऑल इम्पैक्ट है ऑस्ट्रेलिया का दुनिया क्रिकेट में, चाहे कोई प्लेयर आ रहा हो, बीच में सैंड पेपर स्कैंडल हुआ, फिर टिम पेन के कुछ मसाइल थे, बहुत सारी चीज़ें चलती रही हैं, बट उसके बावजूद क्या वजह है कि वो मॉडल आज दिन तक सक्सेसफुल है क्रिकेट के अंदर? कोई भी टीम हो, यूथ साइड हो, वुमेंस तो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन अगर आप इस टीम को भी देखें, अगर ये पूरी साइड भी चेंज करेंगे तो वो जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार है। नहीं, देखें, बहुत ही अच्छा एक उनका स्ट्रक्चर है। आपको पता है कि थोड़ा सा पाकिस्तान में भी आपको पता है कि इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई थी। अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान की डायनामिक्स थोड़ी डिफरेंट है। आपको पता है यहाँ की आबादी के हवाले से तो वो पाकिस्तान में सक्सेसफुल नहीं रहा मॉडल। अगर वहाँ देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा, और वहाँ जितने प्लेयर हैं काफ़ी ग्रूम होकर आते हैं, काफ़ी मैच्योर एज में आते हैं। वहाँ ये आप कभी भी नहीं देखेंगे कि अंडर 17 आ गया, 17 साल का, 18 साल का आके मैच्योर। और ये देखें, ये अपकमिंग जो है कैप्टन को ग्रूम करते हैं। आप पास में भी एग्जांपल ले लें, जब आपके स्टीव वॉ थे, साथ में वो रिकी पॉन्टिंग
वो कर रहे थे ग्रूम, फिर रिकी पॉन्टिंग के साथ जब आए तो माइकल माइकल क्लार्क थे, फिर माइकल क्लार्क के साथ इस तरह से पूरी स्टीव स्मिथ, फिर ये पूरी इस तरह से चेंज चलती गई। और जिस तरह से देखिए पैट कमिंस नो डाउट 50 ओवर्स में जिस तरह से अभी वर्ल्ड कप भी जीत के आया है, फिर जिस तरह से कैप्टनशिप कर रहे थे पूरा उसके अंदर आपको नज़र आया है एशियाज़ के अंदर, तो वहाँ भी विन करके आए, उनके काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ हैं और ये अपने फर्दर जो है प्लेयर्स को ग्रूम कर रहे हैं एज ए लीडर जो है, तो ये बड़ी शान चीज़ है। पाकिस्तान थोड़ा सा इसमें लैग कर रहा है। पाकिस्तान को भी आप पास्ट में देखें तो इसी तरह पाकिस्तान के वाइस कैप्टन वगैरह पहले अनाउंस हो जाते थे, वो ग्रूम हो रहे थे, पता होता था कि जी सीरीज़ के बाद, और पाकिस्तान में ये नहीं पता होता कि एक सीरीज़ खत्म होगी, अगली सीरीज़ के बाद कैप्टन कौन होगा। लेकिन ये आपने एक इंटरेस्टिंग फेज बताया है, स्पेशली मुझे माइक हसी का डेब्यू भी याद आता है। काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्लेयर्स हैं, जॉर्ज बेली जब टीम में आए 27-28 साल हाँ, की तो एज में इतना ज़्यादा ग्रूम करके लेकर आते हैं, तो हमारे यहाँ पे ये कब तक हमारा ये एक वो सिनारियो रहेगा कि हम फ़ौरन से पहले डेब्यू, और मेरे ख्याल से सिर्फ हम बहुत जल्द लेकर नहीं आते, बहुत जल्द फिर वापस भी भेज देते हैं, तो करियर भी जल्दी खत्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसे, हालांकि उनकी आप देखें ना जितनी प्लेयर्स की अगर हिस्ट्री देख लें तो उसमें उन्होंने 12 से 15 साल क्रिकेट खेली हुई होती है, और मोस्ट प्रॉब्ली जो है 22-23 साल के बाद आते हैं, टीम में आते हैं और 33-34 साल में रिटायर हो जाते हैं, पर वो उस टाइम के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेल जाते हैं। आपको पता है कि वहाँ के जो FTP के हवाले से देखें तो उनके मैचेस भी ज़्यादा होते हैं, T20 में भी देख लें आप, टेस्ट में भी देख लें। पाकिस्तान तो देखें ओवर द ईयर्स जो है 93 के बाद पाकिस्तान ने 5 मैचों की सीरीज़ नहीं खेली, हालांकि उनके एशियाज़ भी होते हैं, जितने मैचेस वगैरह होते हैं वहाँ 5-5 मैचों की सीरीज़ भी होती है, और पाकिस्तान इस चीज़ को लैग करता है। और दूसरा ये कि वहाँ के अगर आप देखा जाए तो डायनेमिक्स टोटली डिफरेंट है, और फिर फैसिलिटीज़ के हवाले से आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा है वहाँ फैसिलिटीज़ वगैरह, फिर स्पेशली बायोमैकेनिक्स के हवाले से देख लें, मॉडर्न डे के हवाले से टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हैवी है, तो उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अच्छा यूटिलाइज़ करते हैं। सिर्फ खाली मेन साइड पे नहीं, आप वुमेन साइड पे भी देखेंगे काफ़ी अच्छी उनकी प्रॉस्पेक्ट्स वगैरह हैं, और जो है बेंचमार्क काफ़ी अच्छा है उनका। बिल्कुल ऐसे ही। और काशिफ, इसी से मुंसलिक हमने पहले भी बात की थी कि हमारे यहाँ पर होता यही है कि जब किसी प्लेयर की ज़्यादा हाइप होती है तो आप उसको फ़ौरन से पहले टीम में ले आते हैं। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा बात होना शुरू हो गई थी कि हुरैरा को नहीं खिला रहे, तो उन्होंने उसको शाहीन्स का फ़ौरन से पहले कप्तान बना दिया। लेकिन अब क्योंकि पाथवे क्रिकेट ही वही है, तो लगता ये है कि वहाँ से फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये एक बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट है कि वहाँ पर मैच्योर करके क्रिकेटर को फिर ऑस्ट्रेलियन टीम में लाया जाता है। देखिए वहाँ पे ना सिस्टम मौजूद है। बोर्ड का चेयरमैन ऑस्ट्रेलिया का कौन है, मुझे और आपको नाम भी नहीं पता होगा, ये हम हमेशा से ही कहते हैं। सिलेक्टर्स का एक टेन्योर है, बहुत रेयर हुआ कि आधे टेन्योर में किसी ने रिज़ाइन कर दिया या किसी को निकाल दिया गया। जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसका एक स्ट्रक्चर है, वो एक रवायत के तौर पे चल रहा है कि इस तारीख में इस ग्राउंड पे ये होना है, जैसे बॉक्सिंग डे अमूमन कहते हैं। सो इसलिए किसी को भी जल्दी मौजूद नहीं है। अब जल्दी इसलिए नहीं है बिकॉज उनको पता है कि उनका वक्त भी आएगा। हमारे यहाँ वक्त आने से पहले वो भाई चला जाता है, या वो बोर्ड का बड़ा हो या वो सिलेक्शन कमेटी का हो या वो प्लेयर हो। तो इसलिए एक तो ये रवायत है, दूसरा वो रवायत को कायम रखने वाले लोग हैं तो उनको जल्दी नहीं है। हमारे यहाँ ये बड़ा प्रॉब्लम है कि जो शख्स आता है वो ये चाहता है कि मैं कुछ नया कर दूं, क्योंकि पुराना तो अच्छा नहीं था। अब हम अपने क्रिकेट को सिर्फ अगर पिछले 20 साल में देख लें तो ग्रीन टॉप से रेडा विकेट, जिसको हमने मुल्तान को कहा गया कि ग्रीन टॉप से ड्राई विकेट तक का सफर हमने विद इन ईयर्स कर लिया, हमारी कोई रवायत नहीं बनी। अभी ये 2 टेस्ट मैच जीतने के बाद हमें पता ये लग रहा है कि यार हम तो स्पिनर्स बड़ा अच्छा खेल भी लेते हैं और स्पिनर्स बड़े अच्छी गेंदें कर भी लेते हैं, और हम मैच भी जीत सकते हैं। और ये कहने वाले उस टीम में मौजूद हैं कि जो ये कहते थे, जो टीम के सेटअप का हिस्सा है कि पाकिस्तान के पास ना स्पिन करने वाला कोई है ना स्पिन खेलने वाला कोई है। सो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जब हम सिस्टम्स की बात करते हैं ना, सिस्टम्स ये नहीं है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, सिस्टम ये है कि किसी भी फैसले को कर लेने के बाद उसको 5-6 साल चलाया जाए। हाँ, उसके प्रोज एंड कॉन्स पे बात की जाए, उसको यकसर मुस्तरद कर देना जो है बड़ा मुश्किल है। अनफॉर्चुनेटली हम इस सिस्टम के ना होने का शिकार हैं कि 14 साल का हसन रजा डेब्यू करता है, 20-22 साल के करियर में जो उसका फर्स्ट क्लास का करियर है वो 10-12 मैच है। सो 14 साल में उसमें क्या खूबी थी जो डेब्यू करा दिया गया, जो अगले 20-22 साल नजर ही नहीं आई। सो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और इस तरह की लातादाद एग्जांपल्स हैं, और साइम से भी शायद यही तवक्को थी कि फटाफट डेब्यू करा दो इससे पहले कि फ्लॉप ना हो जाए या फिर इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए कि फिर डेब्यू करा ही ना सकें। ये एक और पाकिस्तान क्रिकेट में हॉलमार्क है। बट जावेद, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब अगर आप फॉर एग्जांपल अभी देखें तो साइम तो रेडार के अंदर हैं, ऑल्दो उनका वनडे का डेब्यू हुआ है, बट इतने T20 मैचेस वो खेल चुके हैं, टेस्ट में भी आपने उनको खिला लिया कि वो स्ट्रगल अब नज़र आ रही है। मुझे यही डर है कि आप एक बार से फिर एक हैदर अली वाला केस हमारे लिए ना बन जाए। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इरफान नियाजी को डेब्यू कराया गया है, उनको कितना आप कंसिस्टेंट रखते हैं? अभी हाल ही में हमने देखा था वर्ल्ड कप में आउट ऑफ नोवेयर उस्मान को लाकर डेब्यू करा दिया, फिर तनकीद शुरू हो गई। अब हुरैरा की बातें हो रही हैं, अगर आप लॉन्गर फॉर्मेट की बात करते हैं, भी उन्हें कप्तान भी बनाया गया है, तो बड़ा ट्रिकी है कि आप फिर इस फेज़ को कैसे मैनेज करेंगे। देखिए, इससे पहले भी अब जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे कि जिन डोमेस्टिक कई
कोई परफॉर्मेंस नहीं होती। नसीम शाह को हमने डेब्यू ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में ही करवाया, ठीक है, वहाँ पर वो थोड़ा बहुत जो है उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह कि वो तेज़ गेंदबाज है और बड़े स्टाइलिश बॉलर हैं, बड़े लाइन और अच्छे लाइन लेंथ से बॉल करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल जो डोमेस्टिक एक्सपीरियंस उसका इतना नहीं था। क्लब लेवल के अलावा किसी फर्स्ट क्लास मैच की उसकी कारकर्दगी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं थी, बिल्कुल जीरो प्रोफाइल पर उनको। जी माजरत जावेद जी, हमने मूसा का ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू कराया, मार पड़ी और उसके बाद मूसा कहीं नजर नहीं आया। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद बड़ा पर्टिनेंटली कहा गया इनका तो गेंद भी स्विंग नहीं होता। ऐसे ही है मूसा। उसके बाद डेब्यू हो उसी सीरीज में, और उसने अगर बाद में PSL में भी खेला मैचेस, कुछ अच्छे आउट भी किए हैं। अभी डोमेस्टिक में खेल रहा है, फर्स्ट क्लास खेल रहा है, कायद आज़म ट्रॉफी खेल रहा है, एक मैच में उसने 5 आउट किए। उससे पहले जब वो सेकंड 11 खेल रही थी इस्लामाबाद की, तो उसमें भी उन्होंने लोअर ऑर्डर में आके सेंचुरी भी स्कोर की ठीक है, उनको मौका मिला, ज़रूरत पड़ी। तो टैलेंट की अपनी तरह बात की हमने, जिनको खिलाना। अब बहुत सारे हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो दरवाजे खटखटा के हर किस्म की चेयरमैनशिप में उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, हर टेनोर में उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, हर फॉर्मेट में उन्होंने परफॉर्मेंस दी, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैटर हो। फास्ट बॉलर की ताबिश खान की मिसाल हम सबके सामने, एक टेस्ट मैच खिलाकर अगली सीरीज से पहले हमने उनको कॉल करके थैंक यू कह दिया। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे रन के अनबार लगाने वाले बल्लेबाज। क्या बात होती है एंड टाइम पे जी, इसकी टेक्निक अच्छी नहीं है। ये इस टीम के खिलाफ अजहर महमूद ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ गलती से एक सेंचुरी और एक 50 की थी, तो सारी जिंदगी उसका कैरियर जो था गलती से दो इकट्ठी सेंचुरी, 3 आई गेस, एक इधर 2 उधर थे, ये ज्यादा ठीक है। माजरत जी, थैंक यू। 1998 97 98 टूर से साउथ अफ्रीका। उसके बाद जब भी सीरीज होती थी कि उसको साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला, साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छा खेला, बस तो ये गलत है। अब्दुल रज़ाक कंटिन्यूसली खेलता रहा, राणा नबीदुल हसन और अजहर महमूद जो थे वो सफर करते रहे। यही कुछ बाद में हमारे स्पिनर्स जो 2 लेजेंड गुजरे, उसके बाद हमारे पार्ट टाइम स्पिनर जो है वो सर्वाइव करते रहे। शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज खेलते रहे, बैटिंग नहीं तो बॉलिंग, बॉलिंग नहीं तो बैटिंग, ठीक है। उस पर अभी हमारे पास कोई इस तरह आउटस्टैंडिंग स्पिनर है ही नहीं। सर आगा की बात करें तो आगा भी जी हम उसको पार्ट टाइम, अभी लास्ट जो वनडे की अगर हम बात करें उसके खिलाफ, हमारे पास 2 ऑप्शन थे, लेकिन हम मुड़ के नहीं देखा रिजवान ने कि यार इनसे कम से कम 1-1 2 ओवर करा के देख ले। एडम जंपा कितने अरसे से खेल रहा है, वो अभी भी वनडे और T20 खेल रहा होता है, ठीक है। इस वनडे में भी उसने परमानेंट फीचर है उनके, उसने 10 ओवर करने हैं, ठीक है। विकेट चाहे फास्ट हो चाहे स्पिन हो, उससे उसने 10 ओवर करवाने मैक्सवेल उनके पास मौजूद है, ठीक है। वो भी जब जरूरत पड़ती है तो उससे पूरे ओवर करवा लेते, देखते हैं, चेक करते हैं कि यहाँ पर उसका बॉल पड़ रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, एक आध आउट कर रहा है, रन्स क्या दे रहे हैं, उस तनासब से उससे और एक्स्ट्रा करवा लेते हैं। फिर तो ये प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी बड़ी जरूरी है जो जावेद कहना चाह रहे हैं कि आप अपने सारे रिसोर्सेज को यूज़ करें। लेकिन खुरम, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे ये सवाल ज़रूर करना चाहूँगा कि इमीडिएटली हमने देखा है कि पाकिस्तान का जब ये स्क्वाड अनाउंस हुआ तो बहुत सारी इसमें इंक्लूजन्स भी थी, बट एट द सेम टाइम एक्सक्लूजन भी है। पहली बार ऐसा नज़र आया कि शादाब खान जो है वो पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट में फ़िलहाल अभी नहीं है प्लान के अंदर। अभी नहीं पता इसके बाद क्या होता है, लेकिन इमीडिएटली फिर अब आपको वो रिलायंस डेवलप किसी और पर करनी है या किसी और को डेवलप करना, आपके पास मौका है। आपने रफ़ात मिन्हाज का नाम लिया, और आप अब क्या एक समझते हैं कोई और ऐसा नाम है, या अगर अरफात ही हैं तो फिर उनको डेवलप किस तरह करना है, फिर एक कंसिस्टेंट रन दें, उनको शील्ड करें कि उन पे कोई अननेसेसरी प्रेशर ना आए। देखिए, स्पेशली मैं शादाब खान के हवाले से बात करना चाहूँगा। देखिए, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट के हवाले से बहुत अच्छा आपको पता है कि प्रोस्पेक्ट हैं, खाली एज ए बॉलर नहीं, बैटिंग में बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, और प्लस फील्डर भी एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं। और आपको पता है कि वहाँ की थोड़ा डायनेमिक्स टोटली डिफरेंट है। अगर आप देखें तो मोर देन 2 डेकेड्स जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ हमेशा से जो है एक स्पेशलिस्ट लेग स्पिनर रहता है टीम के साथ। देखिए, एक अरसा दराज तक आपके पहले शेनवॉन नज़र आए, उनके टेस्ट में भी नज़र आए, आपके वनडे में भी नज़र आए, फिर लेटर ऑन स्टीवेट मैकगिल थे, फिर अभी आपने जब से जंबा आए हैं वो आपको हर फॉर्मेट में नज़र आते हैं। टेस्ट में भी देखें तो लाइन जो है वो नज़र आते हैं, पर ये कि उन्होंने हमेशा जो है एज ए जो है रखते हैं, एक स्पेशलिस्ट जो है लेग स्पिनर साथ रखते हैं। तो शादाब खान को लेके जाना चाहिए था। खुरम का कहना है कि शादाब को लेकर जाना चाहिए था। दोनों अगर आप डोमेन्स देखें, बैटिंग बॉलिंग, उसमें आपको मदद मिल सकती थी। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। कारोबार और सरमायाकारी के लिए हुकूमती काविशें और पॉलिसी, क्या सिम दुरुस्त है?
पाकिस्तानी मसनूआत की इंटरनेशनल मार्केट में मुनफरिद पहचान क्यों जरूरी है? आलमी मईशत और खित्ते में मौसर शराकत दारी पाकिस्तान को क्या करना होगा? क्या हमारी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में तवाजुन है? SIFC से खुली गैर मुल्की सरमायाकारी की राहें। इन सवालात पर तबसरे और तज्जियों के साथ हम पहुंचाएंगे स्टॉक मार्केट में कारोबारी उतार चढ़ाव की मालूमात। इल्जाम, बहतान, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा, आखिर कब तक? सांझ को आंच नहीं तो झगड़ा कैसा? सच नहीं रहेगा खामोश, ये बोलेगा जोर से, शोर से। हकाइक की जरब से तोड़ेंगे झूठ का तिरस्कार। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360 और अब हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं साथी एंकर और एक्सपर्ट हर दिल अजीज सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक। आपसे आपको बड़ा मिस कर रहे थे काशिफ भाई और जावेद, बड़ा इंतजार कर रहे थे आप कब आएँ तो कोई आपसे कोई ऐसा कंस्ट्रक्टिव कमेंट मिले जिसको लेकर हम परेशान हो जाएं। नहीं, जब मैं स्टूडियो में आया तो मैंने कहा या अल्लाह खैर करी। आज 3 बैठे हुए। बिल्कुल, हमने सोचा कि आप कब ऐसा कोई कमेंट देंगे कि हम जरा जो है बारिश महजूज हो जाए। अहमद, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप ये जो कमेंट होते हैं देते हैं, ये बस हो जाता है आपसे? पहले ये हम जान लें ना, मसल मेमोरी में ये मतलब ऐसे ही कुछ ऐसे ही करके निकल जाता है कुछ। तो वैसे फिर आप दूसरे वनडे की बात आपसे पहले भी हुई थी, अब ये बताएं कि स्पिनर का एलिमेंट यूज़ करना है, हिकमत अमली क्या बनानी है? हमारे लिए बैटिंग के लिए पिच अच्छी है तो उनके लिए भी होगी, और रिकॉर्ड जो हैं बड़े इंटरेस्टिंग हैं। जब आप एडिलेड ओवल की बात करते हैं, ज़्यादातर रिकॉर्ड उन्हीं के पास है जिन्होंने पहले बारी की, और आप भी ज़्यादा इसी में इंटरेस्टेड थे कि पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बारी करे। अभी अहमद भाई, शो पे आने से पहले मैं क्रिकेट इन्फो देख रहा था तो उसके अंदर अपडेट ये आ रही थी कि कल बारिश भी है, लेकिन वो शायद अपना मैच का मज़ा जो सा वो ख़राब नहीं करेगी। थोड़ी हल्की सी बारिश है, लेकिन इससे एक हफ़्ता पहले वहाँ पर शील्ड क्रिकेट का मैच हुआ, शेफील्ड शील्ड की बात करूँ तो वहाँ पर फ्लड लाइट्स के अंदर बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। स्पिनर्स ने डोमिनेट की है, इसलिए बार बार बात हो रही थी, क्योंकि ड्रॉप इन विकेट आपको पता है ये अब आजकल यूज़ होती है, सॉकर के लिए भी हो रही है, फुटबॉल के लिए, यहाँ तक अपना इससे पहले कॉन्सर्ट भी यहाँ हो चुका है। तो ये टिपिकली आपको पता है हर चीज़ के लिए आजकल यूज़ होती है विकेट। यहाँ पर स्पिनर्स ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। जैसे मैं कल कहा था नेथन लाइन ने यहाँ 67 के करीब आउट किए, बेशक वो डिफरेंट फॉर्मेट क्यों नहीं है, इसलिए शायद पाकिस्तान को मैं स्टिल फील करता हूँ कि आपको एक प्लेयर जो खास करके आपका पेस बैटरी है वो नसीम हो सकते हैं, हसनैन ऑब्वियसली वो मैनेजमेंट जो बैठी है बेहतर समझती है, लेकिन अपडेट ये था कि नसीम शाह इज फीलिंग बेटर कि वो मैच के अंदर अवेलेबल होंगे। आपको अरफात मिन्हाज को लेके आना पड़ेगा। थोड़ा सा शायद मैं इख्तलाफात इस चीज़ पे करता हूँ कि फैसल अकरम की बात लोग करते हैं, उसने बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा है पाकिस्तान कैम्प में, पाकिस्तान अंडर 19 का स्ट्रक्चर में भी रहा है, मेरी टीम का खुद भी हिस्सा रहा है, बहुत तगड़ा प्रॉमिसिंग क्रिकेटर है, लेकिन इंटरनेशनल वो भी ऑस्ट्रेलिया लेवल सीरीज़ पे मैं कह रहा हूँ बहुत अर्ली है। ठीक है, मैं अरफात मिनास के लिए भी शायद लोग कहें कि उसने इतना ज़्यादा खेला नहीं है, लेकिन अरफात मिनास ने, अगर मैं रिसेंटली बात करूँ, क्रिकेट बहुत खेली है एज कम्पेयर टू फैसल अकरम की मैं बात कर रहा हूँ, तो शायद उसके साथ नाइंसाफ़ी यहाँ पर हो। मसला सारा का सारा ये, अभी भी आप कहीं पर भी लॉग्स उठा के देख लें या बात करें जो क्रिकेट की वेबसाइट्स हैं वो आपकी ओपनिंग डिपार्टमेंट में बात करिए कि ओपनर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। ऑस्ट्रेलिया के अगर ओपनर्स की बात करूं, उनका मैं भी रिसेंटली स्टेटमेंट पढ़ा था, उसने कहा कि क्रिकेट इतनी तेज़ हो चुकी है, मेरे ज़हन में वो चीज़ नहीं होती कि मैंने 10 ओवर विकेट के ऊपर गुजारने हैं। हमारे ज़हन में होता है कि 10 ओवर जो पावर प्ले है उसके अंदर हमने कितना ज़्यादा पावर प्ले को लूटना है, कितने ज़्यादा स्कोर करना है ताकि दूसरी टीम पे प्रेशर है 350 के करीब हम स्कोर कर सकें या 300 को टच करें। हमारा मसला ये है, ओपनर्स की अगर बात करें तो 3-4 रन पर ओवर से आप ऊपर जाते नहीं हो, वो 5-6 तो हार्डली गई, आपने देखा होगा। फिर सबसे बड़ा इशू आपका डॉट बॉल्स का है। जब डॉट बॉल्स आती हैं आपका वो प्रेशर आता है मिडल ऑर्डर के अंदर। जब डॉट बॉल्स ऊपर वाले खेलते हैं तो हमेशा किसी बड़ी टीम के अंदर उस डॉट बॉल्स को काउंटर करने के लिए आपके पास मिडल ऑर्डर के अंदर या तो पांड्या जैसा बैट्समैन होता है
या आप कर लें कि आपके पास कुछ एक्सप्लोसिव बैट्समैन, इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें होता है, हमारे पास वो एलिमेंट स्टिल मिसिंग आपको नजर आता है यहाँ पर। ठीक है, आपके पास इरफान नियाजी मौजूद है, लेकिन मैंने कहा ना पहली इनिंग्स खेली थी 22 रन की, अच्छा लग रहा था, लेकिन उसको टाइम चाहिए इस चीज़ पे। कामरान गुलाम बहुत अर्ली हैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अंदर, वो आज बड़ी फेमस उनकी वीडियो हुई है, 2 गेंदें छेड़छाड़ करके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने आंखें जरूर निकाली थी पैट कमिंस ने, जो तीसरी उनको बॉल पड़ी लिटरली अनप्लेबल, बहुत अच्छी, मेरे ख्याल से मैच की बेस्ट बॉल थी वो सिर्फ कामरान के लिए मुश्किल थी, वो नॉर्मल हाइट का बैट्समैन नॉर्मल हाइट की बात है, लेकिन स्टिल वो माने ना माने दैट वाज अ टफ बॉल। नो लुक कह रहे हैं वो इस वक्त कुछ भी लुक में नहीं है, लेकिन इस बार आपको 4 तारीख को एक नई हिकमत अमली के साथ नजर आएंगे, क्योंकि इंडोर नेट्स करके आए हैं, तो चीजें डिफरेंट हो सकती हैं। 10 तारीख पीछे बच गई, स्कूप मार दूंगा। अच्छा, बॉलिंग के बारे में मैंने आपसे थोड़ी सी बात इसलिए करनी है, मैं वसीम अकरम को सुन रहा था और वसीम भाई ने ये बोला कि हारिस रऊफ जो हैं वो थोड़े से इस तरह उनको डिफरेंट लगते हैं कि वो फास्ट बॉलर की एक बॉडी लैंग्वेज, एग्रेशन देखें, तो उन्होंने कहा कि हारिस जो है वो कभी भी जब बैट्समैन उनको प्रॉपर डिफेंड करने जाएगा या वो इस तरीके से आउट नहीं करते, जब उनको कोई बैट्समैन मारने जाता है वो एक आधा चौका खाएंगे या उनको शॉट लगेगा, तभी उनके चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं विकेट लेने के लिए। अहमद भाई, हारिस रऊफ के साथ काम तो नहीं किया, लेकिन जितना थोड़ा सा जो काम किया कलंदर्स की अगर बात करूँ, हारिस जब लेने आए थे तो मुझे आज भी याद है कि वो किस्म के बॉलर थे जो एग्रेसिव अप्रोच होती है ना, कि प्लेयर को कहते हैं देखी जाएगी 4 छक्के पड़े, लेकिन मैं इसके कानों के पास से जरूर निकालूं या अपनी एग्रेशन एक दफा दिखाऊं, जो होता है ना हिट द डेक हार्ड, आप पिच को बेसिकली टेस्ट करते हो, बैट्समैन को टेस्ट करते हो, वो उसी किस्म के बॉलर हैं। वेरिएशंस तो बीच में जरूर है, लेकिन आप उस चीज़ पे जाएं कि वो ब्लॉक और डिलीवरीज को ज़्यादा यूज़ करेंगे, उनका चक्कर वो है कोई नहीं है। रिवर्स स्विंग उनकी होती है बॉल, लेकिन रिवर्स स्विंग भी एक आर्ट है, लेकिन आप जब उनके डेथ ओवर्स के अंदर भी आप देखो तो ज़्यादा उनकी कोशिश यही होती है शॉर्ट ऑफ द लेंथ स्लोअर वन करवा के बैट्समैन को ज़्यादा डिसीव करके वो आउट करते हैं। आपको उस हिकमत अमली को मुझे लगता है चेंज नहीं करना, क्योंकि वो बिल्ट इन ऐसा बॉलर है, उसको इसी चीज़ पे जाना पड़ेगा। मसला आपका आता है अटैक फास्ट बॉलर पे, जब आप हंटिंग इन पेस की बात करते हो, अब बहुत से लोग इस पे तनकीद भी कर रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी ने जी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, हारिस खुद कह चुके हैं, ऑब्वियसली उनका एक टीममेट भी है, आपने करना भी है, लेकिन आपको 100% फिट नहीं लग रहे। आप ग्राउंड की अगर रियलिटी की बात करो, जिस वक्त आप रिदम एक बॉलर का चेक करते हो तो आपको साफ पता लगता है जो कहाँ पर वो फॉलो ऑन खत्म कर रहा है, कहाँ पर उसकी अपना जो बैक है वो क्या टेस्ट कर रहा है, अपने आप को नहीं कर रहा, तो आपको साफ पता लगता है कि स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है अगर हम थोड़ा सा ये चैंपियंस वनडे कप भी जो अभी हाल ही में गुजरा उसको उठाकर देखें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर लेंथ बड़ी जरूरी है जिसको आप हिट कर रहे हैं, आपको लगता है मोहम्मद अली एक अच्छा प्रोस्पेक्ट साबित हो सकते थे उसके लिए? देखो, मोहम्मद अली को आपने चांसेस तो बहुत, मैं फिर कहूँगा ऑस्ट्रेलिया इज अ टफ ओपोनेंट। देखें, जिस मर्जी को कहूँ ना, मैं अगर शाहीन को भी बात कर रहा हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी ने ये है वो है मामला, लेकिन जिस वक्त आप उन कंडीशंस में खेलते हो किसी भी नए लड़के के लिए टफ कंडीशंस हैं। कल काशिफ भाई, अगर याद हो काशिफ भाई, हम लोग बैठे थे शो में, मैं ऑफेयर ये बात कर रहा था, नसीम शाह की अगर आप बात करें तो नसीम शाह का ये इशू था कि ज्यादातर उसकी जो बॉल थी वो बहुत शॉर्ट ऑफ द, बहुत पीछे थी यार, शॉर्ट ऑफ द लेंथ की बात जब आप करते हो, लेकिन जहां पर आपको मूवमेंट आउट स्विंग मिल रही है, आप 4 या 8 मीटर से करवाते हो, वो बहुत शॉर्ट ऑफ द लेंथ करवा रहा है, तो उसको मूवमेंट जो उनसे इतना फायदा तो नहीं होगा जिस तरीके से वो आपको पता है ऑफ साइड पे खेल रहे थे, यहाँ तक एक्स्ट्रा कवर के बीच में, उस चीज को टाइम लगता है स्पैन को, क्योंकि आप यूज टू नहीं उस विकेट के। इसलिए कहा था ना कि आप इससे पहले जाते, कोई हफ्ता डेढ़ जाते, आपको एक टेस्टमेनिया किसी के खिलाफ एक मैच खेलते, आपको पता होता कि इन विकेट्स को कैसे यूज करना है। फिर जो आपका स्पाइक्स का इशू है, स्पाइक्स का मसला ये वहां पर है हार्ड ग्राउंड्स, यहाँ पर आपके हैं दूसरे किस्म के ग्राउंड्स, यहाँ पर आपकी थोड़ी सर्फेस इतनी ज्यादा मैं कहता हूँ हार्ड सर्फेस होती नहीं है। आपके लड़के स्पाइक्स इधर डिफरेंट यूज करते हैं, जब आप हार्ड कंडीशंस में खेलते हो आपके स्पाइक्स का डिफरेंट बिल्कुल यूजेज हो जाती है। वो पता लग रहा था कि जब आप इतने यूज टू नहीं है इतने लंबे स्पेल्स करवाने के, इस प्रेशर के अंदर जहां पर आपने हिट द डेक को हार्ड करना है, आपकी बैक भी टेस्ट होती है, आपका काफ मसल भी टेस्ट होता है, इसलिए आपको स्पाइक्स का इशू आता है। तो मैंने कहा ना कि ये अगले वनडे के अंदर थोड़ा सा आपको डिफरेंट मोड में नजर आएंगे, लेकिन बैटिंग आपका मसला है, बॉलिंग मुझे स्टिल फील होता है कि बॉलिंग आपको 100% दे रही है। टॉस जो आपने बात की, क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिर्फ एक मैच खेला है, एक मैच जीता है, उसके अलावा हम सारे हारे हैं। टॉस आपका मैटर करेगा, लेकिन जो बैटिंग ऑर्डर है आपको, मुझे पता तब्दील तो कोई होने वाला नहीं साइम पर, मुझे नहीं पता कितनी उनकी ज़्यादा मेहरबानी क्यों चल रही है, लेकिन स्टिल मैं कोई उनकी तनकीद नहीं कर रहा या उनके फेवर में हक में बात नहीं कर रहा। अब्दुल्ला शफीक को उठा के फखर जमान के साथ एज एन ओपनर देख लो, ज्यादा आपको रिलैक्स नजर आए थे एज कंपेयर टू साइम अयूब। बट दिस कुड बी अ डिफरेंट प्रोस्पेक्ट नाउ अगर आप अब एडिलेड की बात करते हैं, बट ये फास्ट बॉलर्स वाला एलिमेंट काशिम में चाहूँगा आप भी इस पर कमेंट करें। थोड़ा सा ट्रिकी एलिमेंट ज़रूर है क्योंकि लेंथ बड़ी ज़रूरी है। हारिस ज़रा रिदम में ज़्यादा नज़र आते हैं, वो तो बहुत ही इंजॉय करते हैं उन कंडीशंस को। नसीम का थोड़ा सा एलिमेंट था, मेरे ख्याल से अगर वो इंजर्ड ना होते उस टाइम तो शायद चीज़ें डिफरेंट होती, बट फिर भी वो रन्स बहुत ही कम रह गए थे कि आप अपने बॉलर्स को कहते कि डिफेंड करें। वैगन व्हील एक बनता है, हम चूँकि क्रिकेट में जाएंगे, अगर हम वैगन व्हील देखें ना तो पॉइंट्स से पीछे यानी थर्ड मैन और स्क्वायर लेग तक, जो पीछे हम कहते हैं पिछला वी जिसको हम कहते हैं, उसमें रन्स हैं,
कुछ पुल लगे हैं मिड विकेट, या सामने वो बॉलर ने मत्थे ते खाई है, ये वाली जो टर्म हम यूज करते हैं, साइड स्क्रीन पे पैट कमिंस ने 2-3 मारे। पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, वाइडिश मिड ऑफ, आपको कोई स्ट्रोक नजर नहीं आता सिवाय स्टीव स्मिथ के 2 अच्छे ड्राइव के और एक वो जिसपे रन आउट हो गए थे, वहां पे बॉल गया ही नहीं। इसका मतलब है कि पूरे मैच में फास्ट बॉलर लेंथ अपनी ढूंढते रहे। हम इसको इसी तरह क्रिकेटिंग टर्म्स में बयान करेंगे, आइदर कट लगा है, पुल लगा है, या इतनी मुंह में किया कि सामने चौका खा लिया। लेंथ बॉल, या जिसे कह सकते हैं कि खिंची हुई लेंथ, हम एक टर्म यूज करते हैं कि जिसमें बॉलर बैट्समैन को प्रॉपर कवर में बल्ला खोलना पड़े, वो नजर वो ही नहीं एक ही था मेरे ख्याल से, मैक्सवेल जिस पे आउट हुआ। मैक्सवेल आउट हुए, या फिर हम कह सकते हैं कि 1-2 बॉल और हैं जिसपे वो पीछे हट के मार रहे थे हसनैन को, तंग हो गए, जगह पे गेंदे हसनैन ने की, वो तंग हो गए, उतर के कट मारे थे, एरन हार्डी थे गालिब, अंदर बोल्ड हो गए। सो ये जो टॉप ऑफ ऑफ है, जो हम एक टर्म यूज करते हैं कि जी टॉप ऑफ द ऑफ या ऑफ स्टंप की बेल्स पे गेंद करनी है इस लेंथ की, वो गेंद हुई नहीं। एक तो हम एक्साइटेड थे, विकेट हमने देखा ग्रासी मार के करेंगे, इन्होंने हारिस का तस्करा कर दिया, शाहीन का, नसीम शाह का। दूसरा कप्तान भी ऐसा था, कप्तान ने भी कहते हैं ना खुली इजाजत दी हुई थी कि सर पे मार दो इनके। अगर कामरान गुलाम को खड़ा किया है शॉर्ट कवरेज या सिली पॉइंट कह लें या सिली पे, तो कोई उसका रीजन है, वो रीजन ये है कि आप शॉर्ट पिच करेंगे, यहाँ लगेगी, यहाँ पे क्या सोचेगा। बट किसी भी लम्हे में, खासतौर पे जब 7 आउट हो गए थे और पैट कमिंस मौजूद थे, पहले तो मैं जरा थैंक यू पैट कमिंस की, समझ आती है कि भाई कप्तान क्यों है। बिल्कुल ऐसे ही। और सिर्फ इस इनिंग्स से नहीं, वो मैक्सवेल वाली इनिंग्स में भी हम भूल जाते हैं कि पैट कमिंस कितने तसल्ली में थे यार। बिल्कुल। कोई एक गेंद बल्ले की इधर से या उधर से मिस ही नहीं हुई। ही बस मतलब मुझे लगता है कि मैक्सवेल से ज्यादा सॉलिड वो खेल रहे थे बाहर गए। लेकिन काशिफ भाई सॉरी बात काट रहा हूँ, कामरान गुलाम बोल क्या रहा था मुझे आज तक समझ नहीं आती। वो हर जगह चल रहा है, बोल उसको क्या रहा था। नहीं यही जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि बोल रहा था, बोल रहा था। अभी देखिए ना पैट कमिंस के बिल्कुल मुंह पे खड़ा होकर बोल रहा था। और आपको ये भी अंदाजा होता है काशिफ कि अगली जिस तरीके से मेरे बॉलर्स गेंद कर रहे हैं, शायद अगली आकर मुझे ही माथे के ऊपर लगे बॉल आकर, जिस पोजीशन में मैं खड़ा हूँ। ये भी हो सकता है दुआ मांग रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, अपने लिए कुछ पढ़ रहा हो, मतलब लाजमी नहीं पैट कमिंस से ही मुखातिब हो। बट इंपॉर्टेंट ये है कि हमने उस लेंस को ढूंढ ही नहीं पाए। अब क्या होगा कि एमसीजी से एडिलेड का सफर, अब हमें शायद निस्बतन अपनी पसंद का वेन्यू मिलेगा, या निस्बतन हम जिन जगहों में खेल के जवान हुए वैसा वेन्यू मिलेगा। सो यहाँ पे फास्ट बॉलर की परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। लेकिन जब अच्छी परफॉर्मेंस आएगी तो हमें ये भी देखना है कि वो जो विकेट का जिप है बॉलर्स के लिए, और वो जिसके ऊपर कैरी हो रहा था, जो बॉल हिल रहा था, वो खत्म हो अब तो वो रिवर्सल एलिमेंट भी नहीं है, जिस तरह वैस कह रहे थे 2 नई गेंद तो वैसे ही हैं, लेकिन इन ग्राउंड्स में तो जूता गंदा नहीं होता, तो बॉल आपने कैसे पुराना करना है, मैं तो यही सोचता रह गया। लेकिन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जावेद, एक तो बहुत अरसे से फास्ट बॉलर्स काफ़ी तनकीद का निशाना बने हुए हैं, और दूसरी फिर बात ये आ जाती है कि अब अगर आपने हसनैन को इंक्लूड किया, हसनैन के बारे में भी थोड़ा सा ये रहता है कि वो इंटरनेशनल जब आती है तो वो थोड़ा सा ऑफ कलर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। हारिस अच्छा परफॉर्म करते हैं बट वो रन्स उनको पड़ते हैं तो वो विकेट्स लेते हैं, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि फास्ट बॉलर्स को कैसे आपने लेकर चलना है। ये पहले जिस तरह शाहीन की बात की कि वो किस तरीके से नए बॉल के, हारिस एग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो जाता है, और नसीम भी, जिस तरह नसीम ने शॉर्ट पिच बॉलिंग की है कि उसको कंट्रोल, अब बात वही आ जाती है काशिफ भाई वाली कि शायद उसको कप्तान ने कहा कि मारो, सिली मैंने कैचिंग पोजीशन ली हुई है, इसको खिलाओ। मुझे यकीन है कि कप्तान ने ये कहा, ठीक है, और वो खुद भी तैयार था। जिस तरीके से बॉल निकला था मैक्सवेल हारिस रूफ का, और उन्होंने कैच था, तो इसमें कि वो पहले से ऐसी गेंद के लिए तैयार था, उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया हुआ था। नहीं तो ये इस तरह के कैचेस भी इतने आसान नहीं होते कि आपके चस्ट साइड पे और आप बड़ा इजीली जो उसको कैरी कर सकें। तो ज़हनी तौर पर उन्होंने प्लान दिया हुआ था अपने दोनों नसीम शाह को और हारिस को, क्योंकि शाहीन शाह को देखे तो वो आगे से बॉल कराने की कोशिश, उसने कोई शॉर्ट पिच इतनी ज़्यादा नहीं की जितनी नसीम शाह और हारिस ने की है। हारिस को मार पड़ी 67 के करीब कुछ रन उसको पड़े। दूसरे हम एक्स्ट्रा की बात करें तो हमारे देखें शॉर्ट पिच बॉलों की वजह से हमारा तकरीबन 20 से ज़्यादा की हमने एक्स्ट्रा दी है। 204 का टारगेट है, 20 हमने वो दे दिए, बाकी जो कसर रहती थी 50 रन रहते थे, 50 से ज़्यादा के रन रहते थे, 8 खिलाड़ी आउट हो गए थे। पैट कमिंस ने कोई पहली दफ़ा कप्तानी में नहीं खेले, से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 44 रन की नहीं खेली थी टेस्ट में। फिर अफगानिस्तान वाली सीरीज़ की बात अगर वर्ल्ड कप की बात की जाए तो उसमें भी उन्होंने 68 गेंदों पर 12 रन बनाए थे, उसमें भी ये नॉट आउट। लेकिन इसके बावजूद वो अपने आप को ऑलराउंडर नहीं कहते, नहीं, आप ये नोट कीजिएगा। कोई ना आपको टैलेंडर कहते हैं, ना आपको ऑलराउंडर कहता है, और ना ये कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा कप्तान हूँ। मतलब वो अपने जो कुछ उसने जब जरूरत पड़ती है, देखिए बॉलिंग में भी उन्होंने अपने बॉल के अपने स्पेल किए, ठीक है, जब जरूरत पड़ी उस वक्त अगर यहाँ पर थोड़ी भी 19-20 भी गलती कर बैठे तो बाद में एडम जम्पा ही उनके पास मौजूद था, ठीक है, वो ठीक है। लेकिन इससे पहले जिस तरह उन्होंने इसमें 5 इनिंग्स उनकी ऐसी है जो उन्होंने मैच विनिंग इनिंग खेली है, शॉर्ट है लेकिन सर्वाइव किया है और साथ ही बैटर्स को खिलाया और प्रॉपर खेला है। मेरे ख्याल से अगर हम वो इनिंग्स भी देखें तो इवन स्टार्क को सिंगल लेकर देना या किस टाइम पर सिंगल, वो दे आर वेरी कंफर्टेबल बोथ ऑफ देम। कैलकुलेटेड खेलते हैं ना, उनको पता है कि अब मेरे पास बेंच
बाकी कौन कौन से विकेट मौजूद हैं, क्या करना है। अफगानिस्तान के खिलाफ जिस तरह वो खेले, मैक्सवेल के खिलाफ, मैक्सवेल की जो सूरत हाल थी पूरी दुनिया ने देखी, 201 रन बनाए, नॉट आउट रहे, मैच वन साइडेडली जो है वो ऐसे लग रहा था कि जहाँ पर अफगानिस्तान ने बहुत ही ये समझा कि अब हम जीत ही गए और हम जश्न मनाएंगे। डगआउट में भी ऐसा लग रहा था कि वापस वो जश्न के लिए तैयार बैठे हैं, जैसे ही आउट होगा मैक्सवेल या कोई भी दूसरी विकेट। लेकिन मैं आपको देखिए बड़े वसूख के साथ कह रहा हूं कि हम स्टार्क को इजी ले रहे थे, स्टार्क को एक दो गेंदें मिलती तो वो बाहर ही जाकर लगनी थी। बट ये सारी गुफ्तगू तो अपनी जगह, एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है मैचेस को लेकर जब आप बात करते हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की, और कल के मैच को भी लेकर आप रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाइए। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का दूसरा मैच जुम्मे के रोज एडलीड में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। दूसरे एक रोजा मैच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भरपूर तैयारियां जारी हैं। क्रिकेटर्स ने एडलीड ओवल में प्रैक्टिस सेशन किया। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। मेलबर्न में खेली गई पहले मैच में मेजबान टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ दिलचस्प मुकाबले के बाद 2 विकेटों से कामयाबी समेटी। पाकिस्तान की टीम 46.4 ओवर्स में 203 रन पर आउट होगी, जबकि कैंगरू से मतलूबा हदफ 33.3 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। एक रोजा मैच की सीरीज का तीसरा मैच 10 नवंबर को पेरिस में शेड्यूल है। वनडे सीरीज के बाद दोनों टीमें 3 T20 मैचेस में भी आमने सामने होंगी। T20 सीरीज का पहला मैच 14 नवंबर को ब्रिस्बेन में शेड्यूल है। दूसरा मैच 16 नवंबर को सिडनी में, जबकि तीसरा और आखिरी मैच 18 नवंबर को हॉबर्ट में खेला जाएगा। जी, ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा फरमाई, T20 सीरीज़ के बारे में भी बताया गया और कल के मैच के बारे में भी बताया गया। तो कुछ विजुअल पर्सपेक्टिव से जब आप बात करते हैं तो आगे क्रिकेट आ रही है। पाकिस्तान टीम का जो T20 कैंप था वो भी आज कराची में इख्तिताम को पहुंचा। T20 में जितने यंगस्टर्स हैं बड़े एक्साइटेड हैं, खासतौर पर जहांदाद खान ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और लग यही रहा है कि T20 में तो एटलीस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन हमें देखने को मिलेगा। वैसे जाते जाते मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि कल के मैच के लिए आप कितने पुरुमीद हैं? देखिए कल का ही मैच है जिसमें पाकिस्तान कम बैक कर सकता है। पाकिस्तान की आदत है ना कि या तो आप बिल्कुल ही पहले मैच के अंदर बता देते हो कि भाई इंटरेस्ट ना लेना, टीवी बंद कर दो, हम कुछ नहीं करने वाले, या तो आप इतना इंटरेस्ट दिलवा देते हो कि हर कोई बात कर रहा है आपके ऊपर और लिटरली कर रहा है कि यार पाकिस्तान टीम बहुत क्लोज पहुंची है बीट करने पे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अगर हिकमत अमली की बात करें अहमद भाई, तीसरा सारा का सारी टीम चेंज की है। उनका ये है कि रैप अप करो, दूसरे वनडे खत्म करके तो कहानी जो है वो खत्म। टॉस फिर मैं कह रहा हूँ मैटर करेगा, टॉस जीतो, अल्लाह करे पावर प्ले के अंदर जो 70-80 रन हैं वो हमें चाहिए इसके अंदर प्रेशर डालने। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अवैस, काशिफ आपका बहुत शुक्रिया और जावेद आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। जिस तरह कहा गया टॉस तो बहुत ही मैटर करेगा, लेकिन एक बात तय है कि कल के मैच में भी पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव नजर आएगी और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद हैं कि हम मैच अपने नाम करके सीरीज को उसके फिनाले में यानी तीसरे वनडे तक जरूर लेकर जाएंगे। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।